एक तो बहुत आपने सटीक शुरुआत की है और जो वजह है उन्हीं नसों को, उन्हीं जगहों को आपने स्पर्श किया है, जो बहुत रेलेवेंट है आज के संदर्भ में। ये बातें तो पूरा देश जानता है कि महँगाई को ख़ासतौर पे पेट्रोल की वजह से जो महँगाई होती है, उसको लेकर पिछले 10-15 सालों में किस तरह से बीजेपी उसका प्रतिरोध करती थी, विरोध करती थी, डेमोन्स्ट्रेशंस करती थी और अब किस तरह वो ज़िम्मेदारी दूसरे मेरे राज्यों पर डाल के उस मुद्दे को हल्का करना चाहती है। बुनियादी बात मेरी समझ से ये है कि हालाँकि मनमोहन सिंह जी ने भी अ, ये पेट्रोल बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और विस्तृत नज़रिया था। अ, अगर आज के तरीके से देखें तो सरकार ने ये अच्छा भी किया कि काफ़ी सुरक्षा जो स्टॉक है, वो अब सरकार के पास में है। चाहे वो रूस से और इससे पहले ईरान से जो तेल वगैरह लिया गया, तो स्टोरेज अच्छा खासा उनके पास में है। हमारे पड़ोस में जितने भी देश हैं, उनमें सबसे महँगा पेट्रोल हमारे देश में है। और पेट्रोल के साथ एक जुड़ी हुई बात ये है कि जब पेट्रोल महँगा होता है, तो सिर्फ़ पेट्रोल महँगा नहीं होता, बल्कि उससे पूरे समाज में जो जीवन स्तर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, वो प्रभावित होती है चूँकि अल्टीमेटली परचेज़िंग पावर आदमी की कम होती चली जाती है लगातार और आपने ये सही कहा कि लो जो लोअर मिडल क्लास और मिडल क्लास है, उसके पास कोई एस्केप रूट होता नहीं बचने का। तो जो आदमी सीधा टैक्स देता है या टैक्स नेट में है और जो अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर सकता, तो वो उस पर उसकी मार ज़्यादा पड़ती है। लेकिन ये भी है कि चाहे अब वो सबसे निचला तबका हो या फिर मिडल क्लास हो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े स्तर पर बाउंस बैक करेगा और महँगाई को रोकना मुश्किल हो जाएगा, राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी। राज्यों के पास वैसे भी बहुत सीमित अभी स्रोत हैं राजस्व के और केंद्र ने जीएसटी के ज़रिए से अगर जो भी हालाँकि उनका दावा है कि वो 42% तक पैसा लौटा देते हैं राज्य सरकारों को। लेकिन राज्य सरकारों के पास अब बहुत सीमित स्रोत बचे हैं राजस्व के लिए। तो मजबूरी है उनकी कि वो अपने अपने राज्यों में वैट को कम नहीं कर सकते। केंद्र सरकार आग्रह कर रही है बार-बार कि वैट कम कर लो, पर वैट कर कम करें या ना करें, आप इसको देखेंगे मेरा तो यही नज़रिया है कि आने वाले कुछ समय में ये बढ़ेगी महँगाई और बहुत बुरी तरह से बढ़ेगी क्योंकि ग्लोबल जो जो चेंजेज़ हो रहे हैं, जो समय कहिए कि नया विश्व आर्थिक क्रम विकसित हो रहा है जिसका एक हम अभी देख ही रहे हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध के रूप में। ये सारी कवायद जो है, वो विश्व बाज़ार को कब्ज़ा करने की ही तो है। तो जो भी व्यवस्था नई बनेगी उसमें नए चौधरी जो आएँगे, वो डिक्टेट करेंगे अपने-अपने टर्म्स को और भारत की स्थिति उसमें और बिगड़ने वाली है महँगाई के फ्रंट पर। कितना भी ये मैनेज करें अलग बात है, ज़िम्मेदारी किसी पे डालें या ना डालें वो चीज़ अलग है, लेकिन देश जानता है इस समय कि जब कभी भी पेट्रोल कुछ नारे लगे थे कि पेट्रोल ₹35 लीटर लेना चाहते हो, तो फिर ये सरकार लेके आओ, है ना? जब जगह-जगह वो प्रदर्शन हुआ करते थे, तो वो सरकारों की मजबूरी भी है, मैं इसको नहीं डिनाई करता। जो ग्लोबल चेंजेज़ हैं वो तो इनके हाथ में नहीं है। लेकिन ये तो है कि बहुत दिनों तक जबकि पेट्रोल बहुत सस्ता था, ग्लोबली बहुत सस्ता था। जितना कहिए कि मनमोहन सिंह जी के समय में पेट्रोल जितना ग्लोबली महँगा था, वो इन्हें काफ़ी लंबे वक़्त तक सस्ता पेट्रोल मिलता रहा, लेकिन कीमतें इन्होंने कम नहीं की बल्कि बढ़ाते रहे, अपने राजस्व को बढ़ाने। तो मुझे ये लगता है कि ये बचाव का रास्ता तो है, लेकिन और राज्य थोड़ा डिफेंसिव टेम्परेरी होंगे, लेकिन ये जो महँगाई की मार है, ये तो अभी बढ़ने वाली है। ठीक है। राहुल जी, इसको थोड़ा-सा मैं और पीछे देखूँ, एक तो यादव जी ने बहुत अच्छा इशारा किया था कि पॉलिटिकल स्कोर के लिए और या डिस्कोर्स खड़ा करने के लिए बहुत सी बातें कही जाती हैं। इस सरकार में और पिछली सरकारों में सबसे बुनियादी फ़र्क ये था कि इन्होंने एक नारा दिया कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिज़नेस टू रिमेन इन बिज़नेस। सरकार को व्यापार करने का कोई उसका सरकार का काम नहीं होता है। लेकिन अगर इस पे हम थोड़ा-सा गौर करके देखें, जब भी इलेक्शंस हुए, अगर मैं हम पेट्रोल के संदर्भ में ही देखें, चाहे वो बंगाल में हुए या फिर कहीं भी अभी रिसेंटली हुए, तो उतने पीरियड में क्योंकि सारी कंपनियों को तो उन्होंने तथाकथित स्वायत्तता दे दी है। वो मूल्य तय करते हैं और उन पेट्रोल की कीमतें तय करने में सरकार के हिसाब से सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अगर इस पे भरोसा करें,
तो इन तमाम इलेक्शंस में जो अभी हुए या उससे पहले जब से सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उस दौरान उस तारीख तक जब तक के वोट नहीं पड़ गए, पेट्रोल की कीमतें बनी रहीं। तो ये कौन-सी पॉलिसी थी जो बार-बार कही जा रही थी कि भई गवर्नमेंट हैज़ नो बिज़नेस टू रिमेन इन बिज़नेस, और तमाम जो सरकारी इदारे थे या एयरपोर्ट से लेके और जितने भी एक से एक बड़े, आज अगर आप देखें तो कोई भी बड़ी चीज़ बची नहीं है। पहले कभी आप इलाज के लिए एम्स का मुँह देखते थे, अब एम्स तो एक सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बन चुका है। एमटीएनएल, बीएसएनएल की सर्विसेज़ कोई लेना नहीं चाहता। एयर इंडिया का आप हाल देख चुके हैं। जितने भी बड़े-बड़े सरकारी इदारे थे, वो सब एक-एक करके खत्म हो चुके हैं। और बल्कि सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी जो बहुत-बहुत बड़ी संपत्तियाँ थीं, ज़मीनें थीं, बिल्डिंग्स थीं, वो लगभग कौड़ियों के भाव बेची जा चुकी हैं। तो एक बात तो ये कि अगर भई सरकार का काम ये था कि वो कोई बिज़नेस नहीं करेंगे, तो फिर ये सरकार ने किस फ़ॉर्मूले से या किस जादू से जब इलेक्शंस हुए राज्यों के या फिर लोकसभा के भी, तो उस दौरान किस तरीके से कीमतें कंट्रोल कर लीं? और अगर तब कर लीं, तो फिर अब भी कर लो भई। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम उसको पोस्ट मॉडर्निज़्म की थियरी को लेके देखें, तो हुकूमत उसके पास में रहेगी जो डिस्कोर्स को कंट्रोल करेगा, मीडिया डिस्कोर्स को जो तय करेगा, उसी के पास हुकूमत रहेगी। इसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी तैयारी की है, मतलब छोटी-मोटी नहीं की है, लाखों लोग लगे हुए हैं, वो दिन-रात लगे हुए हैं और नैरेटिव गढ़ना और नैरेटिव को बार-बार प्रोपेगेट करना, वो है। जो चीज़ें विपक्ष के पास में या तो उन्होंने पहले इतनी गंभीरता से ली नहीं और वो साधन उनके पास में नहीं है। आप ट्विटर से लेके, फेसबुक से लेके, छोटे-बड़े पे प्रिंट से जो भी माध्यम हो सकते हैं, हर जगह एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है वो हो रही है, एक नया डिस्कोर्स खड़ा करने के लिए। और अगर आप किसी तरीके से कामयाब हो भी जाते हैं, कि मान लीजिए महँगाई को ही का डिस्कोर्स केंद्र में ला पाते हैं, तो वो कोई एक और नया डिस्कोर्स खड़ा करने की स्थिति में है, चाहे वो सुशांत सिंह की हत्या हो सकती है, या चाहे वो कोई कहीं पे एक दंगा कुछ हो जाए छोटा-मोटा उसका वो बड़ा कर लें, तो वो एक नया डिस्कोर्स खड़ा करने की स्थिति में है। तो वो पार्टी सत्ता में रहेगी या वो कहिए कि राजनीतिक ताकत जो है वो इतनी बड़ी हो सकती है कि पूरे देश में हुकूमत कर सके, जो मीडिया डिस्कोर्स को डिक्टेट कर दे, तय कर दे कि इस पे बात होगी अब। फिलहाल विपक्ष में कोई ऐसी ताकत है नहीं, जो ये तय कर ले कि हम इसी पे बात करें। कल को मोदी जी अगर चाहें कि वो महँगाई पे बात नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ फ़िल्मों में डांस ऐसे होने चाहिए, तो कुछ काम हो जाएँगे और सारे लोग डांस करने पे ही चर्चा करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे सारी चैनल्स भी वही बात करना शुरू कर देंगी। तो मीडिया डिस्कोर्स को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी उनकी रही है, पूरी पार्टी की, और अब तो उनका ये कहना है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के करोड़ों लोग एक साथ जब बड़े आक्रामक ढंग से मीडिया डिस्कोर्स को बदलने, चेंज करने या उसको रिप्लेस करने के में जुट जाते हैं, और विपक्ष उतना संगठित नहीं है, उसकी योजनाएँ उतनी पारदर्शी नहीं है। आपने सही कहा, मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसी योजना थी, जो कि रोज़गार गारंटी की योजना रही, और शायद एक वो कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये एक क्रिश्चियन मेंटालिटी की योजना रही होगी या जो भी है, पर ये है दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार गारंटी की योजना। पर वो पार्टी उसे कैश नहीं कर पाई। उस पार्टी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, पर वो उसको कैश नहीं कर पाई। उस पार्टी ने राइट टू एजुकेशन दिया, पर उसे वो कैश नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें थी, जहाँ डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर्स हुआ, बहुत सारी बातें हुई। ऐसा नहीं कि वो पार्टी कोई बड़ी धुली हुई पार्टी थी या उसमें बुराइयाँ नहीं थी। लेकिन इतना व्यवस्थित रूप से आक्रामक तरीके से राजनीति उस ज़माने में नहीं हुई थी। और डिस्कोर्स को तय करना, छीन लेना और दूसरे यानी प्रतिपक्ष को एकदम इतना छोटा कर देना कि वो तो राक्षस है या उसको डेमोनाइज़ कर दिया जाना, जिस जिस तरह से बाद में होने लगा, तब शायद उन लोगों ने सोचा होगा कि ये वो है, वरना तो वो छोटे-मोटे महात्माओं को रिसीव करने और उनको मनाने, फुसलाने में कोई शर्म महसूस नहीं करते थे। ये म इतना जितना व्यवस्थित रूप से ये पार्टी कर रही है आजकल, कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लगा के और मीडिया डिस्कोर्स को तय करती है, तो वो महँगाई के डिस्कोर्स को भी हो सकता है कि थो टेम्परेरीली डाइवर्ट कर दे, पर उससे लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी या लोगों के जीवन स्तर को एन्श्योर किया जा सकेगा कि वो ना गिरे, और रोज़गार किस हद तक कम हो गया है, ये तो उनके अपने ही आंकड़े कह रहे हैं। जो मिडल क्लास के लोग थे,
उनकी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें आधी रह गई या नौकरियाँ ही चली गई। वो उनकी आदत नहीं है कि वो बार-बार जाएँ और रोएँ और एक उसी तरीके से वो चुपचाप कभी आत्महत्या कर लेते हैं, कभी अपने जीवन स्तर को कम में मैंने काफ़ी लोगों को जानता हूँ, जो बच्चों को छोड़ने के लिए यानी उन्होंने अपने बड़े घर छोड़ दिए, किराए के छोटे-छोटे घरों में रहने लगे, दूर जाके रहने लगे, तो उनके जीवन स्तर को मैंने देखा है कि किस हद तक प्रभावित हुआ है वो सब कुछ और ये देश में हो रहा है। लेकिन उनकी आवाज़ को कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, मीडिया में वो बातें नहीं आ पा रहीं और मीडिया को जबरन एक नया डिस्कोर्स कभी बहुत मामूली बात है कि ढकेल के ले आई जाती है और उसको मुख्य डिस्कोर्स बना दिया जाता है। तो ये अच्छा भले ही ना हो पर देर-सवेर हमें इंतज़ार करना चाहिए कि शायद जैसे आप कर रहे हैं, अब जो विश्वसनीयता आपके जैसे प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत सारे नए-नए लोगों ने शुरू किया है, जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसमें उनके ज़रिए से लोगों को मालूम होती हैं बहुत सी बातें। तो शायद बात पहुँचेगी और पर ये है कि जिस स्तर तक, जिस लेवल तक, जहाँ लाखों करोड़ों लोग, पेड लोग लगे रहते हैं नया डिस्कोर्स खड़ा करने में, उनका सामना करने के लिए एक ज़्यादा सुनियोजित ढंग से काम करना पड़ेगा, इतना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।